हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस आपका चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। पहले दो लेक्चर्स में हमने मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। लेक्चर नंबर 1 में हमने बिजनेस के इंट्रोडक्शन के साथ में कंप्लीट किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन। उसके साथ में हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, द एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड टू अर्न द प्रॉफिट बाय परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई किया गया था 3 तरीके से, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने पहले 2 वीडियोस में बिजनेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक तरीके से पूरा पढ़ चुके हैं। हमारा लेक्चर नंबर 3 है हमारा ये, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओनली प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इफ वी टॉक ऑन कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस। क्या सिर्फ बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके? जी नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस चाहता है कि वो अचीव करे अपने कॉर्पोरेट लाइफ में। चलिए बात करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को। 2 तरीके से इसको डिवाइड किया। एक हमारे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पैनिक मत करिएगा, आपके नोट्स सारे के सारे बने हुए हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स इन फेवर ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मींस इनकम से रिलेटेड होंगे। तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग, बिल्कुल जी हाँ, प्रॉफिट मेकिंग। अनदर वन इज प्रॉफिट होता कैसे है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। Another one, creation of customers. Larger the customers a businessman have, larger will be the profit. Next one is innovation. चलिए बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का वन बाय वन। नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका सोल होलसम ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट आउट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। समझिएगा जरा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? These are the objectives without which business cannot be thought of. आप बिजनेस करना चाहते हो, आपने सोचा कि चलिए हम एक टूथपेस्ट बनाते हैं। टूथपेस्ट के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, मैन पावर, प्लांट एंड मशीनरी, पैकेजिंग आइटम्स। बिकॉज टूथपेस्ट में भी तो लेबल्स हैं, ग्रेडिंग है ना, कि एक एक्टिविटी करना है, उसके बाद फॉलो अप है, फिर दूसरा एक्टिविटी करना है, देन आफ्टर फॉलो अप फिर थर्ड एक्टिविटी। आप जब टूथपेस्ट बनाने जा रहे हो आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, या जी हाँ से 15 रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में आपका ग्रेडिंग कॉस्ट होगा से 2 रुपीज। देन आफ्टर लेबलिंग कॉस्ट होगा से 1 रुपी। फिगर्स में डिफर, नेचर एंड ऑपरेशनल साइज जो बिजनेस का होता है कॉस्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू प्रोपोर्शन में जितना आपका बड़ा बिजनेस होगा आपके फिगर्स भी उतने बड़े होंगे। मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल फिगर्स लेके चल रहा हूँ। 15 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 2 आपका जो कॉस्ट है लेबलिंग का कॉस्ट है, फिर ग्रेडिंग का कॉस्ट है, सॉरी ग्रेडिंग का कॉस्ट है, लेबलिंग का कॉस्ट है, देन आफ्टर 2 रुपीज पैकेजिंग का कॉस्ट है, कुछ एडवर्टाइजमेंट का है। एडवर्टाइजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी स्टेप इन मॉडर्न डेज। फेयर एंड हैंडसम का एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान साहब कर रहे हैं, क्या रियल लाइफ में वो फेयर एंड हैंडसम यूज करता हूँ मैं? जी नहीं, ही विल बी यूजिंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉस्मेटिक ब्रांड्स ऑन द ग्लोबल स्टेज लाइक आर्टिस्ट्री। वो फेयर एंड हैंडसम नहीं यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ हम लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। फेयर एंड हैंडसम लगाइए, गोरे हो जाइए। अगर फेयर एंड लवली लगाने से ही सारे गोरे होते तो क्रिस काला नहीं होता। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जोक्स अपार्ट, 15, 17, 18, 20, 23, ओके, आई से हमारा 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन। तो ये हमारा जो है ना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट एंड पार्सल है। हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने का कॉस्ट देखा, उसमें हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया, प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ही वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बिना कभी हम क्या कर सकते हैं कि बिजनेस का थॉट ऑफ नहीं कर सकते। ये हमारे अर्निंग से रिलेटेड होते हैं।
कॉस्टिंग, लो विल बी द कॉस्ट, हायर विल बी द प्रॉफिट। कॉस्ट पे कंट्रोल रखो, प्रॉफिट अपने आप अच्छा होगा। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट को कभी अपवर्ड नहीं ले जा पाओगे। तो वही है कि these are the objectives without which business cannot be thought of. The objective relates to earning of money, पैसा अर्न करना है बिजनेस ऑपरेशन से। वन ऑफ द बिजनेस फॉलोइंग आर सम ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें आपका पहला है प्रॉफिट अर्निंग। एवरी बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंडक्टेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, बिकॉज profit is the end product of any business activity. It shows the direction of business. It elaborates the efficiency level. अगर आपने अपने estimated figures को achieve किया है, आपका actual data और आपका estimated data equal आ रहा है, means आपने अपने plans को tick off किया है। आपने सोचा था कि हम 500 शर्ट्स का प्रोडक्शन करेंगे और सेल ऑफ करेंगे, और आप 500 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर पाए, सेल ऑफ कर पाए, मींस यू आर वर्किंग एफिशिएंटली। तो प्रॉफिट मेकिंग नोट्स में पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, एक बार समझने में आसानी होगा। इट इज कंसीडर्ड टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नोबडी वांट्स ए बिजनेस विदाउट प्रॉफिट। सारे एनजीओज नहीं होते, एनजीओ सिर्फ होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उनका मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, टू प्रोवाइड द सोशल सर्विस टू द पब्लिक। ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव विदाउट व्हिच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट बी सेट अप। नोबडी वांट्स ए बिजनेस विदाउट प्रॉफिट। कोई भी इंसान बिना प्रॉफिट का बिजनेस कभी नहीं चाहेगा। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स टू कॉन्सेप्ट, वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट व्हाइल सेकंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट। समझिएगा, प्रॉफिट के भी दो पार्ट हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट मींस द पीक प्रॉफिट of which you have never think, and sufficient profit means that profit which is suitable या which is enough to sustain your business। तो दो चीजें हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सेकंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट सीख नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो अपने बिजनेस ऑपरेशन से सफिशिएंट प्रॉफिट कैरी आउट करने का, बिकॉज सफिशिएंट प्रॉफिट वो फिगर होता है जो एटलीस्ट आपका जितना कॉस्ट लगा हुआ है, बिजनेस का कॉस्ट होता है। आपका शॉप है, शॉप पे आपने किसी को रख रखा है, आपका लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है ना, वाटर चार्जेस है, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स है, ये सारी कॉस्ट तो आपकी फिक्स है ना। आपका शॉप का रेंट है, आपको देना है। आपके यहाँ 10 कस्टमर आ रहे हैं तो भी रेंट उसी हिसाब से जाना है, आपके यहाँ 100 कस्टमर आ रहे हैं तो भी रेंट उसी हिसाब से जाना है। तो सफिशिएंट प्रॉफिट मींस दैट लेवल ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज एडिक्वेट इनफ टू कंट्रोल द या टू कवर द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। समझिए, मेरे कई एक वीडियोस में आपको एक लाइन सीखने को सुनने को मिलेगा, रतन टाटा आज टाटा एंड सन्स, या रतन टाटा को आज बच्चा बच्चा जानता है। वो इसलिए जानता है क्योंकि रतन टाटा भारत के हर घर तक पहुंचे। उन्होंने वो सारे एफर्ट्स किए जिससे वो हर कस्टमर तक, हर घर तक पहुंच सकें। सर सर्किल है ना टाटास का, टाटास का हिस्ट्री कुछ ऐसा रहा है कि वो बिजनेस में तो रहे पर वो बिजनेस के साथ साथ सोशल सर्विस ओरिएंटेड भी रहे। जेआरडी टाटा, जो टाटा के फाउंडर हैं, वो मुंबई के एक होटल विजिट करने गए। इंग्लिश हम लोग उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के आसपास का बात है, मे बी उससे पहले का, तो वहां पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उनको वो इतना गिल्टी फील कर गया, उन्होंने वहीं पर डिसाइड किया कि ये जो इंग्लिश इस्टेब्लिश्ड होटल है, इससे बेटर होटल हम बनाएंगे इंडिया में। और ताज जो आज हमारा फ्रेंचाइजी है टाटास का, आप जाकर देख सकते हो, आप विजिट करके आइए ताज होटल। उन्होंने इतना, उनको एक गिल्टी फील हो गया कि इन्होंने क्यों लिखा है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस होटल, और उन्होंने उससे 21 कहते हैं ना, उससे बेटर होटल बनाया। तो टाटास हैं बिकॉज वो भारत के हर घर तक पहुंचे, उन्होंने कस्टमर्स बिल्डिंग किया। तो अगला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। मैंने बोला ना, लार्जर द नंबर ऑफ कस्टमर्स यू आर डीलिंग, लार्जर विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू विल बी एक्वायरिंग। चलिए पढ़ लीजिए, पढ़ के सुनाता हूँ। अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर्स। कस्टमर्स ही तो है, अगर सेल नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो कॉस्ट से सेग्रीगेशन क्या होगा? और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू होता है हमारा नेट, रेवेन्यू हमारा ग्रॉस अमाउंट होता है जो हमारा चीजों को सेल अप करके आया, उससे हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं। जब रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस करते हैं वो फिगर आता है, वो होता है हमारा प्रॉफिट। ओके, ये चीज आपको अकाउंट्स में भी पढ़ने को मिलेगा।
जब आप अकाउंट्स में पढ़ोगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. Coming back to the topic, objective of creation of customers is directly linked with the objective of profit. Say you are dealing in mobile phones, 100 customers buying 100 mobiles, okay, or 100 customers buying 100 mobiles of rupees 10,000 each, while 90 customers buying 85 mobiles of 10,000 each. फिगर्स में डिफरेंस है ना, तो रेवेन्यू में भी डिफरेंस आएगा ना. जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा. और जब रेवेन्यू जनरेट होगा, कॉस्ट तो मैंने बोला ना, लेबर का कॉस्ट देना ही है, शॉप का रेंट देना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही है, टेलीफोन एक्सपेंसेस देने ही है. अगर कोई चीज डिफरेंस डालेगा तो क्या डालेगा? आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच यू आर कैरिंग ऑन डे टू डे बेसिस. Someday you will witness 70 customers, someday you will witness only 15 to 20 customers, and on festive occasions you may have 150 to 200, 250. So larger the number of customers you are dealing, greater the profit you will be having. Third one is innovation. Innovation का means होता है new thinking, new ideas. Philips का slogan है innovation leads to you. New ideas, new thinkings, conducting something new, innovation, latest technology upgradation. For example, पहले सारे के सारे अकाउंट्स मैनुअलाइज होता था, मुनीम बोलते थे हम इनको. अकाउंटेंट देखते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे, सेल्स बुक्स होते थे, परचेज बुक्स होते थे, तो वो वहां से अपने खाते मिलाते थे, वही खाते बनाते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट होते थे जिनको हम हिंदी में वही खाता बोलते हैं. मैनुअलाइज अकाउंटिंग होती थी. अभी आज इनोवेशन आया है, आज टैली के सॉफ्टवेयर पे सारा का सारा अकाउंटिंग डेटा स्टोर अप होता है. इनोवेशन. पहले प्रोडक्शन होता था क्लॉथ्स का, फैब्रिक्स का, तो मैनुअली लेबर्स करते थे. आज प्रिंटिंग मशीन्स आ चुकी हैं, प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है. मैनुअली आप कर पाते थे 100 पीसेस का प्रोडक्शन एक दिन में, आज आप मशीन के थ्रू कर पाते हो 1000, 1500, 2000. तो इनोवेशन आया है. इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ मैन पावर. तो इनोवेशन मींस एडिंग समथिंग न्यू टू योर बिजनेस प्रोसेस सो दैट यू मे वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इनोवेशन के लिए लिखा है नोट्स में मैंने, नाउअडेज बिजनेस इज फेसिंग ए डेवलपिंग वर्ल्ड. आज के वर्ल्ड में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हर दिन होता है. नेट बैंकिंग, क्या एक वक्त ऐसा था कि आपको रात में 11 बजे पैसे किसी को ट्रांसफर करने, किसी फ्रेंड को आपकी जरूरत है, वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही रिक्वायर्ड सम मनी. अब रात में 11 बजे आप बैंक तो नहीं खुलवाओगे, चलिए बैंक खोलिए, हमको पैसे डिपॉजिट करने हैं किसी के बैंक अकाउंट में. बट आज रिसेंट ट्रेंड है ना, अब IMPS, RTGS, NEFT, कितने सारे आज हमारे ऑनलाइन गेटवेज हैं बैंकिंग पेमेंट सिस्टम के, जिनके थ्रू हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इनोवेशन कहता है कि नाउअडेज बिजनेस इज फेसिंग ए डेवलपिंग वर्ल्ड एंड इज बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर डे बाय डे. आज कस्टमर भी बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है, जागरूक हो चुका है. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, which is acting as a safeguard for the customer. तो कस्टमर भी अवेयर है और सबको पता है कि रिसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, दिन पे दिन देयर इज समथिंग न्यू. इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं, अलग. ऑर्थोडॉक्स मैनेजमेंट को हम रिप्लेस करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ. ओल्ड एज वेल एज न्यू कस्टमर्स कुड इजीली बी मेंटेन्ड बाय इनोवेशन. समझिए, पहले क्या होता था, शॉपिंग मॉल्स नहीं होते थे. शूज खरीदने हैं आपको तो आपको फुटवेयर पे जाना है, कॉस्मेटिक्स खरीदना है आपको जनरल स्टोर पे जाना है, क्लॉथ्स खरीदने हैं आपको रेडीमेड शॉप पे जाना है ना. स्टेशनरीज खरीदने हैं आपको स्टेशनरी शॉप पे जाना है. अभी क्या है, मल्टीप्लेक्स मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जिसमें आप कुछ भी खरीद सकते हो. उनके सेक्टर्स हैं, चाइल्ड का अलग सेक्टर है, गर्ल्स का अलग सेक्टर है, बॉयज एंड मेन्स का अलग सेक्टर है. स्टेशनरी भी वहां पे है उनके पास, होम अप्लायंसेस भी वहां पे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं. तो क्या है, इन्होंने सर्विसेज को सम अप कर दिया, सर्विसेज को सम अप कर दिया. ये इनोवेशन है, न्यू टेक्निक है ना, कि उन्होंने बोला ऑल शॉपिंग फैसिलिटीज अंडर वन रूफ.
मॉल्स में सारे के सारे शॉपिंग फैसिलिटीज आज आपको मिल रहे हैं, तो ये इनोवेशन है। अभी क्या होता था, कोई स्टेशनरी शॉप पे जा रहा है तो रेडीमेड पे नहीं जा पा रहा है। अब आप बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वहां पे आपका डिमिनिश हो जाएगा। क्या डिमिनिश हो जाएगा? नंबर ऑफ कस्टमर्स डिक्रीज हो जाएगा। आज देखते हो आप शॉपिंग मॉल्स में विजिट करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही रूफ के नीचे मिल जाती हैं। तो ये इनोवेशन है, इनोवेशन इन डीलिंग विद द कस्टमर्स। और मैंने पहले ही बोला, ग्रेटर द नंबर ऑफ कस्टमर्स हायर विल बी द प्रॉफिट एंड सरप्लसेस ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस। तो हेंस इट कुड बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो मैंने बताया आपको अभी तक क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट मेकिंग प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, लोअर विल बी द कॉस्ट हायर विल बी द प्रॉफिट। अनदर वन इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। आप जितना अच्छे से अपने कस्टमर्स के साथ डील करोगे उसके लिए आपको उनको सेटिस्फाई करना है। Profit making along with the customer satisfaction must be the prime objective of all the business entrepreneurs as per my point of view। अगर आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए तो वो एक बार नहीं 10 बार आपके पास सारी की सारी चीजें परचेज अप करने आएंगे। बिकॉज एक बार अगर उन्होंने चीज परचेज की आपके पास से, उनको अपने बिजनेस उनको अपने फाइनेंस का फुल वर्थ मिला, फुल वैल्यू ऑफ मनी मिला, तो वो बार बार आपको चीजें परचेज करेंगे। लास्ट वन इज इनोवेशन, एडिंग समथिंग न्यू, समथिंग साइंटिफिक। जो बोले हम, अगर उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, कुछ लीक से हटके करना। हमने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया शॉपिंग मॉल्स बना के, मैनुअलाइज अकाउंटिंग को आज चेंज कर दिया ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपीज इन फॉर्म ऑफ टैली। तो वो इनोवेशन है। अभी बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स का। प्रॉफिट अर्निंग के साथ कस्टमर्स के साथ में कुछ सोसाइटी के लिए भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनमें क्या हो सकता है समझिए, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहली चीज हाई क्वालिटी, समझिए हाई क्वालिटी से पैसे तो आप एक नंबर के चार्ज कर रहे हो, पल्सेस लेके आ रहे हो, आप पल्सेस लेकर के आ रहे हो, आप 100 रुपीज पर केजी 120 पर केजी ले रहे हो, बट उसमें एडल्टरेशन, सॉरी, उसमें मिक्सिंग है, एडल्ट्रेशन जिसको मिलावट बोलते हैं, चना मिला हुआ उसमें, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स हैं, स्मॉलर साइज ऑफ आर्टिकल्स। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का मीन्स होता है कि एडिक्वेट और ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। समझिएगा, प्राइम सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। आप प्राइसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप अपने जान पहचान वाले इंसान को चीज प्रोवाइड करा रहे हो 100 रुपीज में, अब वही कोई अननोन कस्टमर आपसे लेने आ रहा है तो आप उससे 120 रुपीज चार्ज कर रहे हो। इट इज कॉल्ड द प्राइस डिफरेंशिएशन और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन सेम क्वालिटी प्रोडक्ट इज सोल्ड टू टू डिफरेंट कस्टमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस, जिसमें हम लोग कहते हैं भेदभाव कर दिया कि सर उसको सस्ता दे रहे हैं, मेरे को महंगा क्यों दे रहे हैं। उनसे उनका पर्सनल व्यवहार है, जान पहचान वाले हैं इसलिए दे रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज अगेंस्ट द कोड ऑफ बिजनेस। तो कह रहा है कि एट रीजनेबल प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी। कभी कभी आपने देखा होगा, मूवीज में अक्सर देखा होगा, उन्होंने नीचे कुछ मैग्नेट लगा रखा है, जिस साइड से ईटेबल्स के या बेवरेजेस का मेजरमेंट करते हैं, उन्होंने उसके नीचे मैग्नेट लगा रखा है, तो उतना शॉर्टेज आ जाता है। 1 केजी ले रहे हैं, नीचे मैग्नेट लगाए 60 ग्राम, तो मीन्स आप 1 केजी तो ले रहे हो बट आपको एक्चुअली मिल रहा है 940 ग्राम्स, मीन्स 60 ग्राम्स ही इज ब्लैकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं गलत काम कर रहा है, बेईमानी कर रहा है कस्टमर के साथ। तो वो नहीं करना है, और एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है समाज का, बिकॉज सोसाइटी इज द वन हु इज लायबल फॉर योर सस्टेनेबिलिटी। और बिजनेस सस्टेन ही नहीं करेगा, सर्वाइवल पहला ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है कि प्राइम प्रॉफिट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, व्हाइल इन माय ओपिनियन सर्वाइवल इज द प्राइम ओपिनियन। बिकॉज जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो पहले आप कोशिश करते हो आप अपने पैर जमा पाओ मार्केट में। अगर आप अपने पैर ही जमाए नहीं पाए तो आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाओगे। आपका बिजनेस शॉप ही अगर कॉलेप्स हो गया तो प्रॉफिट तो दूर का रह गया फिर। नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। समझिए, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा चल गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से शुरुआत की थी आपने, एक इंडस्ट्री आपने फॉर्म किया था,
एक इंडस्ट्री से आप प्रॉफिट कमाते हैं, आपने 2 3 4 एंड सो ऑन, यू गो ऑन टू एस्टैब्लिश 10 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आज आप बहुत बड़े मनी मेकर हो गए हो। सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, स्कूल्स बनवा सकते हो, लाइब्रेरी मैनेज कर सकते हो, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, dispensary, small medical stores which deals in medicines for minor diseases such as cough, cold, fever। तो आप ये चीजें बनाओ जो पब्लिक वेलफेयर में यूजेबल हो। लाइब्रेरी बनाओगे तो जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स, वो लाइब्रेरीज में जाके बुक्स पढ़ सकते हैं, वहां पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एकेडमिक्स के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। डिस्पेंसरी से जो इंसान हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता, मेडिकल स्टोर्स तक पहुंचने में अनेबल है, इनकैपेबल है, तो वो वहां डिस्पेंसरी से सारी की सारी मेडिसिन बाय अप कर सकता है। और ये सारे के सारे कर क्यों रहे हो, सोसाइटी बिजनेस के लिए एक स्टेटमेंट होता है, बिजनेस कैन नेवर बी टेकन इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में बिजनेस कभी सस्टेन नहीं कर सकता, बिजनेस को भी रिस्पांस चाहिए, और वो रिस्पांस बिजनेस को कौन देता है, सोसाइटी। तो इसलिए आपके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जिससे आप अपने बिजनेस के को प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करने लायक बनाए। तो पहला था हमारा कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, अनदर वन वाज हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस, नेक्स्ट वन इज फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर द पर्संस हु इन्वेस्ट देयर मनी इन योर बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, से रिलायंस कैपिटल ने आपके में 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और when you borrowed funds from the Reliance Industries, you promised to pay them a rate of 7% interest। मे भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स में दो तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दैट्स नॉट द फैक्ट ऑफ मैटर फॉर राइट नाउ। शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, कैपिटल के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर। तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा, अपना स्टेक हमारी कंपनी में लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारा लायबिलिटी है कि हम उनके वो भी फेयर रेट ऑफ रिटर्न दें, जितना हमने उनको प्रॉमिस किया है। हमने उनको बोला कि अगर हमारा एनुअल प्रॉफिट होता है तो एनुअल प्रॉफिट में हम 7% आपको इंटरेस्ट देंगे जो हमने पैसा आपसे उधार ले रखा है। तो वही कह रहा है फेयर रेट ऑफ रिटर्न। सिंस बिजनेस इन नाउअडेज आल्सो एक्सपेंडेड, बिजनेस जब बहुत बड़ा हो जाता है तो हमको बड़ा फाइनेंस रेज करना पड़ता है। जो बड़ा फाइनेंस रेज करना पड़ता है तो हमको जरूरत होती है इन्वेस्टर्स की, जिसमें शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डिवेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो कह रहा है कि सिंस बिजनेस इन नाउअडेज एक्सपेंडेड सो इट बिकम्स ऑर्डिनरी दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। दे वांट गुड डिविडेंड फॉर इन्वेस्टमेंट। शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और डिवेंचर्स के अगेंस्ट जो हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। So dividend is received in lieu of shares, while interest is received in return to debentures. The objective of business should be to fulfill the expectations of the investors. Investors से आपने जो प्रॉफिट के लिए प्रॉमिस किया था, जब आपने उनसे फंड्स बोरो किए, तो आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि जब आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो तो आप अपना वो जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करें। Another one is providing employment। समझिएगा, जब बिजनेस आप बात करते हो एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट इंडिया का एक कोर सेंट्रल प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 आर द रिवॉल्यूशनरी प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ। Although government is making its best efforts to counter these hindrances, but still we are in a state of considerable position जहां पे हमको सोचने का जरूरत है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए ये होना चाहिए कि जब आप स्टेबल हो जाओ, वंस यू गॉट स्टेबल, यू मस्ट गो ऑन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पर्सन नियर बाय। जो भी आपका सोसाइटी में पर्सन आसपास रह रहा है तो उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराओ, जिससे कि उनका इनकम स्टेटस अपग्रेड हो। जब पर्सनली इनकम स्टेटस अपग्रेड होता है, यही चीज हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक स्मॉल यूनिट होता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
तो जब हर इंसान हमारी कंट्री का जॉब करेगा, पैसा अर्न करेगा, तो कंसिक्वेंटली कहीं ना कहीं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ऊपर जाएगा। 10 लोगों के पास में 100 रुपए हैं, दे आर कंकरिंग 1000, भाई 100 पर्सन आर अर्निंग 50 रुपीज पर डे, दे आर कंकरिंग 50,000. So larger the employment level is, greater the standard of living a country's persons will be having. Nowadays employment is the biggest problem of society, not only the society but also for the country. In relation to India, if we talk about the employment level, the actual scenario is very adverse. The objective of business should be to eliminate this problem by giving and creating. अगर आपके पास opportunities हैं तो आप दो. If you are not having the employment opportunities, then try to create them. आप कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्री एस्टेबल कर लो, एक्स्ट्रा प्लांट लेआउट लगाओ, जिससे कि क्या पता चले, लोगों को पता चले कि हाँ हमारे पास एटलीस्ट देयर इज समथिंग, देयर इज सम प्लेस वेयर वी कैन वर्क एंड सस्टेन आवर लिविंग्स. ये थे हमारे कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट मेकिंग था, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स था, इनोवेशन था. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में था प्रोवाइडिंग फेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस. सोसाइटी डेवलपमेंट था, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज था. अभी बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. हम बार बार कह रहे हैं कि सर प्रॉफिट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी. रोल क्या है? देखिए, प्रॉफिट एक बेंचमार्क होता है जहां से हम लोग पता करते हैं कि हमारा बिजनेस किस साइड जा रहा है. जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, क्या वो हमारा अच्छे से सेग्रीगेट हुआ, क्या हम प्रॉफिट मेकिंग है या हम लॉस मेकिंग है. तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपके नोट्स में मैंने क्या लिखा है और प्रॉफिट कैसे मेजरमेंट करते हैं किसी भी बिजनेस ऑपरेशन का. समझिएगा, प्रॉफिट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज द लेवल वेयर a business can constitute that whether conditions are adverse or favorable. Adverse means जो आपने एस्टिमेटेड फिगर्स लगाए थे कि आप उनको अचीव कर पाए. अगर नहीं कर पाए तो एडवर्स है, मींस चीजें आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग टेक ऑफ नहीं की. कुछ रीजंस हैं जो रोल है प्रॉफिट का क्यों इंपॉर्टेंट होता है, समझिएगा. पहला है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. जितना लेंदी आपका प्रॉफिट होगा, जितना आपका रेवेन्यू जबरदस्त जनरेट होगा, तो आप उतना ही लॉन्ग सर्वाइवल कर पाओगे. हमारे वीडियो का जो टाइम है वो आई थिंक ओवर हो रहा है, तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस को हम अगले वीडियो में लेते हैं. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं एक पॉइंट आपको अभी पढ़ाऊं, 3 पॉइंट मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊं. तो हम अपना वीडियो यहीं पे आज सेट ऑफ करते हैं. हमने आज के वीडियो में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट पढ़ाए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे और सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे. इसके जो नोट्स हैं, मैं आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िएगा. अगले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट से. ऐसा होता है कि हमारा पहला चैप्टर है, इसलिए हम ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं. एक एक चीज को मुझे समझाते हुए चलना है. शॉर्ट वीडियोस होते हैं, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने चीजें सारी रिटन अप कर रखी हैं नोट्स में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस से. देन आफ्टर कोशिश करता हूँ कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तक पहुंचे. नियर अबाउट अपना हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस के साथ. जितना पढ़ाया आप इसको कैरी ऑन कीजिए, रिवाइज कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आता है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको शेयर कीजिए, हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे. थैंक यू.